अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात सबसे पहले IMF के हवाले से सख्त शर्तें फिर से IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की जानी है। कैसे हालात कंट्रोल में आएंगे? आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतें, गैस की कीमतें एक बार फिर से जो है वो बढ़ने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। मुजम्मिल साहब, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी? आम आदमी के हालात कैसे बैलेंस होंगे? ये दो बड़े इस टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं जो कि तू है, आमदन नहीं बढ़ पा रही किसी भी तबके को आप उठा के देख लें। अगर आप बजट में ये कह रहे हैं कि जी चलें जी आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए जी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उसके भी हालात कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये IMF उसकी शर्तें सख्त से सख्त तलवार सर पर लटक रही है। गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको मैनेज? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बजट जो है ना इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी गले का फंदा बना। यस, दर्द सर। इसलिए कि जो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया वो सख्त बजट था। वो जब प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उस बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करके उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जो इसहाक डार और एहसन इकबाल के ऊपर थी। ठीक है ना, ताकि इस जो औरंगजेब साहब बजट लेके आए हैं उसको रिव्यू किया जा सके। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके अलावा जो PMLN के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी बजट के हवाले से 2 इजलास कर चुके हैं और उनका भी दबाव है इस वक्त वफाकी हुकूमत के ऊपर कि अब हम हुकूमत के तीसरे साल में आ गए हैं, अब ने रिलीफ देना तो कब देना है? 2 बजट तो आपने सख्त दे दिए। ये तीसरा 2026 का बजट है, उसके बाद आप 2027 इसके बजट देंगे तो वो तो चौथे साल का बजट आ जाएगा, फिर 28 तो इलेक्शन का साल आ जाएगा। तो इसलिए इस वक्त जो बजट है ना वो हुकूमत के गले का फंदा बना हुआ है और हुकूमत के अंदर इस हवाले से शदीद गुफ्तगू जारी है कि रिलीफ दिया कैसे जाए। अब वो रिलीफ मुख्तलिफ है। एक कहा जा रहा है कि जी तनख्वाहदार तबके पे बहुत दबाव है और मेरी और आपकी तनख्वाह से तो आपको पता है एट सोर्स टैक्स कट जाता है। हमको तो ये नहीं सब आप तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। नहीं, और मशवरे आप मुझे हमेशा देते हैं कि लग्जरी लाइफ से टैक्स तो हमारा कटता है ना जी तनख्वाह से। तनख्वाह जो है उससे टैक्स कट के ही हमें तनख्वाह मिलती है। सबके हालात अब बराबर हो चुके हैं, जितनी पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है। इसलिए एक तो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने की बात जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के हलकों में बहुत ज़्यादा चल रही है कि जी तनख्वाहदार तबके का टैक्स इतना बढ़ गया है कि तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल गई हैं। ऊपर से महंगाई बढ़ गई है, ऊपर से टैक्स है और आमदन वही की वही। इसलिए अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है ना वो इस साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाना चाहती। अब एक प्रेशर ये भी है कि महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, तो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सरकारी तनख्वाहों में इजाफा होता है, फिर उसकी रेसिप्रोकेट प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाहों में इजाफा होता है। गवर्नमेंट इस साल तनख्वाहों में इजाफा नहीं करना चाहती, पेंशन में इजाफा नहीं करना चाहती और कहती है कि जी वो हम टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, कोई टैक्स की शरह में कम कर देते हैं। अब ये बड़ी सख्त डिबेट जारी है कि कैसे रिलीफ दिया जाए, कान इधर से पकड़ा जाए या उधर से पकड़ा जाए, इस जेब में से टैक्स निकाल के उस जेब में डाल लिया जाए, इस जेब का टैक्स इस जेब में डाल दिया जाए। फिर लेवी का रौला इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है कि लेवी से अब जो गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया है वो भी कोई पॉपुलर सेंटीमेंट तो उसके बारे में नहीं है और बड़ा अनपॉपुलर सेंटीमेंट है लेवी के ज़रिए टैक्स इकट्ठा करना। लोग FBR पर सवाल उठा रहे हैं कि जी FBR की नालायकी जो है वो पेट्रोल पंपों से आप टैक्स इकट्ठा करके FBR की नालायकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिगरेट का सेक्टर 300 अरब की टैक्स चोरी करता है, उसकी जो कीमत है वो मैं और आप पेट्रोल पंप पे अदा करते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर टैक्स के ये जो बजट के हवाले से सख्त जो है तशवीश भी है और कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा। कमेटी पर कमेटी नज़र आ रही है, बॉल इधर से उधर जा रहा है और कोई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। साहब, करप्शन भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, ऑलमोस्ट हर ही इदारे में, उस पर बात नहीं हो रही। नहीं, करप्शन का अपनी जगह मौजूद है, फिलहाल तो टैक्सों की बात हो रही है। 28वीं तरमीम के बाद सुनने में आ रहा है कि करप्शन स्कैंडल्स भी सामने आएंगे। अभी तो मुझे 28वीं तरमीम नहीं नज़र आ रही, अभी तो बजट ही नज़र आ रहा है। अगर किसी का ख्याल है कि 28वीं तरमीम बजट से पहले आ रही है तो मेरी नहीं राय कि 28वीं तरमीम बजट से पहले आ रही है। मेरे ख्याल में पहले बजट ही आ रहा है। पहले ये गवर्नमेंट, ये ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो IMF से नेगोशिएशंस करने हमारी फाइनेंस टीम गई वो अच्छी नेगोशिएशंस नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि इस वक्त देखें अमेरिका हमारे साथ था, दुनिया हमारे साथ थी, पाकिस्तान सेंटर ऑफ स्टेज था। इस वक्त हम IMF से वेवर ले सकते
थे मुख्तलिफ चीज़ों पर। हम वेवर नहीं ले सके, बल्कि सख्त शराइत लेकर आ गए हैं जिनको अब हमने बजट में इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से आम आदमी पर बोझ डलेगा। अगर कोई वेवर्स हमें IMF से मिल जाते तो शायद हम वो आम आदमी तक पास ऑन कर सकते। तो इसलिए ये एक डिफरेंट डिबेट है। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जी फिनांस टीम की नालायकी है। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई बजट को रिव्यू करने के लिए इसहाक डार साहब के ऊपर, तो कहा गया कि ये तो बिल्कुल वज़ीर ख़जाना पर अदम एतमाद हो गया है और वज़ीर ख़जाना साहब के बजट जो है मुस्तरद हो गया है। फिर उन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री ने अपनी एक वजाहत जारी की, उसके ऊपर डार साहब ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की कि हमने बजट पे इजलास किया है। तो मुझे तो फिलहाल गवर्नमेंट के अंदर भी कोई 2-3 कैंप्स बनते हुए बजट के ऊपर एक डिस्प्यूट नज़र आता है। फिनांस मिनिस्ट्री अलग जगह नज़र आती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एहसन इकबाल साहब अलग बजट को रिव्यू करते हुए नज़र आते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब और एहसन इकबाल साहब ऐसी कौन सी नई तजावीज़ सामने ला सकते हैं जो औरंगजेब साहब नहीं लाए। क्या जादू की छड़ी चलाएंगे कि जो हालात कंट्रोल में आ जाएं? क्या प्रो पब्लिक बजट, वो इतने सख्त बजट को प्रो पब्लिक मेकअप कैसे देंगे कि ये लोगों को लगे कि मीठी गोली है और अंदर चाहे जहर हो। तो ये अब देखने वाली बात है। लेकिन सर्टनली बजट के हवाले से गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर है, पब्लिक का भी प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है। और एक ये भी बात है कि जी मेरा मतलब है कि अब बिलाखिर लोगों को कब रिलीफ देना है, अब नहीं देना तो कब देने वाली बात है, नाउ और नेवर वाली बात है। ये दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को जंग जो है ईरान वाली वो आकर फंस गई है और ये स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थी कि हम $105 का तेल ख़रीदेंगे और उसकी वजह से काफ़ी जो फिनांसेस हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तेल और गैस की सप्लाई मेंटेन की है। अभी भी आबनाए हुर्मत से हमारा एक गैस का जो वो शिप है वो गुजर के आया है कतर से। ये हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है, बाकी मुल्कों में इसका क्राइसिस है, लेकिन प्राइस तो ओवरऑल फ़र्क पड़ी है। तो जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये इक़्तिदार के ऐवानों में ख़तरे की घंटियां बजा रहा है और अभी इक़्तिदार के ऐवान ख़ुद भी यकसू नहीं है कि उन्होंने क्या बजट पेश करना है। उनके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर है कि लोगों को रिलीफ देना है, लेकिन इस रिलीफ देने का रास्ता अभी इक़्तिदार के ऐवानों में किसी को नज़र नहीं आ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 7% तक जाएगी। शुक्र है, एक वक्त में 24-25% पे थी और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो 25-30% तक महंगाई की शरह रही। हम इसको बहुत मेहनत करके वापस सिंगल डिजिट में लेके आए हैं। एक दौर में तो जब मिफ्ता इस्माइल साहब आपको पता है फिनांस मिनिस्टर थे और जब वो PDM का पहला दौर था तो महंगाई की शरह तो 26%, 25% पे भी रही है। अभी तो 7% हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में ये 3-4% तक रहती है। ये 7% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी आमदन तो नहीं बढ़ रही है और अगर महंगाई 7% की शरह से बढ़ रही है तो यकीनन आपका जो डेफिसिट है, आपका तनख्वाह में गुजारा मुश्किल होता जाता है। फिर बहुत ख़तरे की बात है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की बात की जा रही है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है। देखिए 3 चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, पेट्रोल, बिजली और गैस। कोई बंदा इसके बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। पेट्रोल उसको चाहिए, उसने काम के लिए निकलना है, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे गाड़ी है। बिजली घर चाहिए, पंखा चलाना है, कुछ चलाना है, गैस चाहिए, कुछ खाना पकाना है। तो ये 3 चीज़ों के बिल अगर आपकी सैलरी का 70% ले जाएँ, 80% ले जाएँ, तो लोगों के लिए ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की जब आप कीमतें बढ़ाते जाते हैं तो लोगों का आमदन के हिसाब से दम घुटता जाता है। मुसलसल ब्रेन ड्रेन हमारे सामने है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस से मुल्क कितना चलेगा, किस तरह चलेगा, UAE के सामने हमारे हालात, पाकिस्तान के साथ जो चल रही है सूरत हाल, उस सारी चीज़ में गवर्नमेंट को हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अमेरिका के साथ फॉर श्योर हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, आपने इसका जिक्र भी किया कि हमारी टीम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरह से करना था, लेकिन इससे पहले के हालात से भी मवाजना कर लें तो क्या ही हम लोगों ने उखा लिया। IMF के बोझ तले से निकलने के लिए तो गवर्नमेंट को कोई जामे प्लान देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट का, आवाम का एक पेज पे होना जरूरी है। IMF का आखिरी प्रोग्राम है। कैसे? देखिए, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। ये कर्जों से हम नहीं चल सकते। कैसे? टैक्स कलेक्शन ठीक करनी पड़ेगी और टैक्स कलेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, मजीद कर्जे लेने से इनकार करना पड़ेगा। ताजर बिरादरी एक अलग मसला आ जाती है सामने और सिर्फ तनख्वाहदार सिगरेट माफिया देखें 300 अरब की टैक्स चोरी करता है। यहाँ तो एक माफिया, कई माफियाज हैं, शुगर माफिया है, सिगरेट माफिया है, टेक्सटाइल माफिया है। तो मेरे ख्याल में ये माफियाज जो हैं ये पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं और हमारा हर बजट भी ये दीमक की तरह चाट जाता है।
जाते हैं। और जब तक गवर्नमेंट इन माफिया से जान नहीं छुड़ाएगी वो आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकती। अरबों रुपए की क्योंकि करप्शन या हो आप रही है। इन माफियाज को रिलीफ दे सकते हैं या आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, दोनों को नहीं दे सकते। होता ये है कि ये माफियाज जो कि इक़्तिदार के ऐवानों में इन्होंने सुरंग लगाई होती है, ये रिलीफ ले जाते हैं। मेरा और आपका चूंकि वहाँ तक रसाई नहीं है तो हमें रिलीफ पहुँचता नहीं। हम मेक श्योर करते हैं हमेशा आईएमएफ को कि ठीक है करप्शन को किस तरीके से हर एक इदारे में करप्शन हो रही है उसको ठीक किया जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, तो लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो उसके बरक्स हम देखते हैं अरबों रुपए की असासे जो हैं मुल्क से बाहर बनाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद मजीद भी बनाए जाएंगे। तो कैसे इस पर कंट्रोल कैसे होगा, कैसे इस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी तो आपको याद होगा इस पर बात की थी। देखिए मेरी बात सुनिए, जिसके बाहर असासे हैं उस पर यहाँ केस होना चाहिए कि वो कैसे पाकिस्तान से बाहर रकम लेके गया। कानून मौजूद है यहाँ पे। हमारे तो सरकारी अफसरान अपने असासे डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ ये कहता है कि आप इस सरकारी अफसर अपने असासे डिक्लेयर करें और ये हर साल उस पर वेवर लेते हैं कि हमारे सरकारी अफसर अपने असासे डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सरकारी अफसरों के बच्चों के पास किस मुल्क की शहरियत है, इनके बाहर क्या असासे हैं, सियासतदानों के बाहर क्या असासे हैं। मैं तो देखें टेक्निकली इस बात के हक में हूँ कि जिसका बाहर कोई असासा है उसे पाकिस्तान में हक हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो अपनी दौलत बाहर रखता है वो पाकिस्तान में हक हुक्मरानी नहीं रखता। लिस्ट में लंबी लिस्ट बन जाएगी साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए जी, जो अपनी दौलत अपने बच्चे बाहर सेटल करने की बात करता है, हाँ जी, और वो पाकिस्तान में ना अपनी दौलत रखने को तैयार है ना अपने बच्चे पाकिस्तान में रखने के लिए तैयार है, तो फिर उसे पाकिस्तान में हुकूमत करने का भी इख्तियार नहीं होना चाहिए। उसका हक हुक्मरानी भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देखता ना वो अपने बच्चे पाकिस्तान में रखने को तैयार है, ना दौलत पाकिस्तान में रखने को तैयार है, हुकूमत करने को तैयार है। तो इसके मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। जिसकी 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है वो तो बिल्कुल पाकिस्तान में उसके ऊपर ना वजीर बन सकता है, ना अफसर बन सकता है, ना जज बन सकता है। उसके ऊपर तो बिल्कुल बैन होना चाहिए भी या बाहर प्रॉपर्टियां रख लो या ऐसे हुकूमत कर लो, दोनों काम नहीं चल। ये कानून सभी पर लागू होना चाहिए। ये कानून तो एब्सोल्युटली सब पर लागू होना चाहिए। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं और फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात बजट की होगी, आईएमएफ की होगी। आईएमएफ ने टैक्स हदफ के लिए 430 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम, गैस, बिजली, इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा और 11 नई शर्तें आईएमएफ की तरफ से जो है वो आयद कर दी गई हैं। फ़ारूक सलीम साहब से सबसे पहला सवाल कर लेती हूँ। फ़ारूक साहब, आपके सामने सूरत हाल है, महंगाई तो मुसलसल बढ़ रही है, आपके सामने सूरत हाल और आम आदमी के हालात जूं के तूं हैं। आमदन वहीं की वहीं है लेकिन महंगाई आपके सामने है, कैसे बैलेंस होंगे ये हालात? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अब हुकूमत हमें बताएगी कि नया बजट आ रहा है और उसमें दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहने वाली हैं, तो इंतज़ार कर लें जून की क्या 6 या 8 तारीख तक, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, नहीं ज़रा स्पेसिफिक आ जाते हैं। एक बात की जा रही है कि जो तनख्वाहदार लोग हैं जिनका इनकम टैक्स देते हैं, एट सोर्स कटता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है पिछले साल में, रियल स्टेट और बाकी सेक्टर से ज़्यादा। इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनके स्लैब्स में कमी की जा रही है, तनख्वाहों में इजाफे की बजाय टैक्स रेट में कम करने की तजवीज़ है। वो ये दलील दी जा रही है कि अगर तनख्वाहों में इजाफा किया जाए तो वो बड़े टैक्स स्लैब में चले जाते हैं तो नेट आमदन कम हो जाती है। तो अगर तनख्वाह बढ़ाने की बजाय टैक्स स्लैब कम किया जाए तो शायद लोगों को रिलीफ मिले। आपने इस केस स्टडी को देखा है? ये क्या केस स्टडी है? जी बिल्कुल, इकोनॉमिक की सपोर्ट करती है। दुनिया भर में जहाँ पे भी टैक्स की शरह जो है जब उसको कम किया गया, एक तो बोझ कम हो जाता है सैलरी क्लास के ऊपर, और दूसरा जो आपका जो मईशत का पहिया है उसकी जो स्पीड है मुजम्मिल साहब वो कुछ तेज हो जाती है। तो आप समझिए कि दो धारी तलवार कह लीजिए कि इससे 2 फायदे हैं। एक तो बोझ कम हो जाता है और दूसरा टैक्स जब भी नीचे लाया जाता है तो जीडीपी की ग्रोथ की जो शरह है जिसको हम कहते हैं कि जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार कुछ तेज होने लगती है। तो आप सपोर्ट करते हैं कि टैक्स स्लैब्स को कम किया जाए, इनके रेट्स को? जी 100% ना सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स स्लैब को मैं तो सपोर्ट करता हूं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके ऊपर फोकस किया जाए। इस वक्त दुनिया में शायद एक मुल्क है अफ्रीका का जिसके ऊपर जहां पे वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट तकरीबन 55-60% तक चला जाता है,
और उसके नतीजे में कोई भी बैरूनी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आके अपना कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बनाना चाहती। तो जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नीचे नहीं किया जाएगा उसके बेशुमार फायदे होते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नीचे किया जाता है तो फिर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब उनके पास मुनाफा बढ़ जाता है तो फिर वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। जब वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो फिर नौकरियां बढ़ने लगती हैं। और ये सारा कुछ होने के बाद जो मईशत के पहिए की रफ्तार है वो मजीद तेज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी आप इसकी कितनी 30% कम किया जाए, 50% कम किया जाए, आप क्या सजेस्ट, तजावीज़ क्या हैं? देखिए मुजम्मिल साहब, आप टेक्निकल जुबान में चले गए। एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट गुजरा है डॉक्टर आर्थर लेफर के नाम से, और उसने ये साबित करके दिखाया ये प्रेसिडेंट रेगन के दौरान कि अगर आप टैक्स बढ़ाते ही चले जाएंगे तो हुकूमत के रेवेन्यूज जो हैं, हुकूमत की आमदन जो है वो कम हो जाएगी। तो जब शुरू में उसने ये कहा था तो पूरी जो इकोनॉमिक्स की दुनिया है वो सोच में पड़ गई थी कि ये कह रहे हैं कि आप टैक्स का रेट कम करें और उसके नतीजे में हुकूमत की आमदन बढ़ जाएगी। तो फिर ये साबित हो गया प्रेसिडेंट रेगन के दौरान कि अगर टैक्स की शरह कम की जाती है तो उसके नतीजे में जिस तेज रफ्तारी से वो मईशत का पहिया चलने लगता है तो इवेंचुअल जो रिजल्ट आता है हुकूमत के खजाने में टैक्स ज्यादा जमा हो जाता है। तो एक बड़ा सा आप समझिए कि आम कॉमन सेंस के हवाले से इसमें एक इख्तलाफ पाया जाता था कि हुकूमत टैक्स का रेट कम कर रही है लेकिन उसके खजाने में जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ती चली जा रही है। तो उस दिन वो जिस दिन से ये डॉक्टर आर्थर लेफर ने ये थ्योरी सामने रखी थी, प्रेसिडेंट रेगन ने वो थ्योरी मान ली थी और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया था। तो अब ये आप समझिए कि एक फाउंडेशनल स्टोन इकोनॉमिक्स के अंदर बन चुका है। अच्छा, ये बहुत कहा जा रहा है कि IMF बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है मजीद। ऑलरेडी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब मजीद ये बढ़ाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है IMF की तरफ से? मुजम्मिल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। IMF का जब भी नाम लिया जाता है तो एक तो बात यह है कि तकरीबन 80 साल से IMF जो है वो अपनी सिफारिशात, अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी कंडीशनैलिटीज जिसको अब हम कहते हैं वो दे रही है मुख्तलिफ ममालिक को। कोई 191 ममालिक इसके मेंबर हैं। और पिछले 80 साल में अगर ये सवाल उठाया जाए कि क्या IMF के पास कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई ऐसा मुल्क है जिसने IMF के कहने के ऊपर, उनकी कंडीशनैलिटीज के ऊपर, उनकी सिफारिशात के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर अमल किया हो और उनकी जो मईशत है वो तंदुरुस्त और तवाना हो गई, तो ऐसी एग्जाम्पल कोई सामने नहीं आई पिछले 80 साल के अंदर। पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें तो तकरीबन 24 प्रोग्राम हम भी कर चुके हैं। अगर कुछ होना होता तो 24 प्रोग्राम्स में हो जाता। अब ये तवक्को रखना कि हम नया प्रोग्राम में जाएंगे और उसी एक्सपेरिमेंट को, तजुर्बे को दोबारा से दोहराया जाएगा और इस तवक्को में बैठे रहें कि उसके नताइज फर्क निकलेंगे। तो आपको याद है कि आइंस्टाइन कहा करता था कि वो लोग जो उसी तजुर्बे को दोहराते रहते हैं और तवक्को रखते हैं कि नताइज फर्क निकलेंगे, आइंस्टाइन को कहता था कि ये इंसेन है, ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है। IMF के तो चुंगल से जान अगर हम कैसे उनकी छुड़ानी बात है? नहीं मानेंगे तो वो फिर किस्त नहीं देते हैं। ये तो अजीब बात है, वो किस्त नहीं देंगे, फिर वो रोक लेते हैं किस्त। मुजम्मिल साहब, इट्स नॉट दैट सिंपल रियली। ये बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक में ऐसा हुआ है। मसला ये है कि हमारे पास अपनी कोई माशी पॉलिसी नहीं है। IMF आपको नंबर देता है, वो ये कहता है कि आप की जो कॉस्ट आ रही है बिजली की, आपने वो रिकवर करनी। IMF ये कहता है कि हुकूमत की जितनी आमदन है उससे आप 4%, 5% से ज्यादा खसारा बजट के अंदर ना करें। IMF अगर हमारे पास कोई अपनी माशी पॉलिसी बनाई हुई है जो हम IMF के पैकेज के सामने ले जाएं, IMF की टीम के सामने ले जाएं और उनको कहें कि हम जो ब्रॉडर आपके गोल्स हैं उसको हम पूरे कर सकते हैं, लेकिन मुतबादिल इकोनॉमिक पॉलिसी हम सामने रखते हैं। ये बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक में हुआ है। वहाँ के इकोनॉमिस्ट खड़े हुए, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी IMF की टेबल पे रखी और IMF ने मान ली अगर IMF के जो बुनियादी गोल्स हैं वो पूरे कर दिए जाएं तो पॉलिसी के ऊपर जो IMF का मसला है वो कोई बड़ा नहीं है।
अब देखिए आईएमएफ की टीम अपनी यहाँ भेज दी है, वो कह रहे हैं कि वो बजट की निगरानी करेंगे। इसका मतलब ये बन रहा है कि हमारे पास अपनी कोई माशी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। पर ये देखें, ये आप वही बात कर रहे हैं जो आजकल गॉसिप चल रही है कि जी जो खुद गवर्नमेंट है वो अपनी फिनांस टीम से मुतमिन नहीं है, और उनका ख्याल है कि जी वो फिनांस टीम जो है वो आईएमएफ के साथ ठीक निगोशिएट नहीं कर सकी, क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ था जिसके आईएमएफ में सबसे ज़्यादा वोट थे, वेस्ट भी हमारे साथ था, सारी दुनिया हमारे साथ थी, तो हम वेवर भी ले सकते थे, बेस्ट निगोशिएट भी कर सकते थे। तो हमारे फिनांस मिनिस्टर और हमारी फिनांस टीम जो है इस वक्त आईएमएफ के सामने ठीक प्लीड नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको पता है उनकी जो टैक्स प्रपोजल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने एक और कमेटी के सुपुर्द कर दी हैं, डार साहब के साथ और एहसन इकबाल साहब के साथ, और ये कहा जा रहा है कि ये फिनांस टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो फिर आप भी वही बात कर रही हैं। देखिए मुजम्मिल साहब, 2010 से लेके और अब ये 2026 आ गया। जो असल बीमारी है उसकी निशानदेही अगर की जाए, 2010 में 18वीं तरमीम आ गई थी। अब 18वीं तरमीम के होते हुए उसकी जो फाइनेंशियल जो माली शिकें हैं, उसके होते हुए बजट नहीं बन सकता। आप समझिए कि 2010 से पिछले 15 बजट जो हैं वो मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे, और वो कहानी ये बनती है कि 2010 से आगे 15 बजट और अब 2026 में आ रहा है बजट जो है वो लिखता शेख चिल्ली है, और वो एक आपको अलिफ लैला की कहानी सुनाता है। यानी कि वो कहा ये जाता है कि एक अंडा है, उसके अंदर से एक मुर्गी निकलेगी, और फिर मुर्गी 100 अंडे देगी, और फिर उन 100 अंडों से और मुर्गियां निकलेंगी, और फिर एक हमारा मुर्गी फार्म बनेगा, और फिर मुल्क में वो शहद और दूध की नहरें खुशहाली। बनेंगी। तब तक 18वीं तरमीम है, उस वक्त तक विफाकी बजट यकीन कीजिए बन ही नहीं सकता सिवाय अलिफ लैला की कहानी। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी फारूक साहब आपने। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि वो तो सूबे तो मजीद कह रहे हैं कि कलेक्शन एफबीआर, वो कहते हैं नाहली तो एफबीआर की है, वो टैक्स टारगेट पूरे नहीं इकट्ठे कर सकता और उसका खमियाजा सारे भुगतते हैं। इस साल भी आपने लेवी लगा के कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, वैसे तो आप टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं इस साल भी। जब आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कह दी। पहली बात आपने ये कह दी कि अब रियासत पाकिस्तान जो है उसको पेट्रोल पंप चलाएगा। हाँ, यानी कि पेट्रोल पंप से हम हासिल करेंगे लेवी, और उसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान जो है वो चलेगी। दूसरा, जो आईएमएफ बार बार जिस मुल्क में भी जाती है वो ये कहती है कि भाई आप टैक्स इकट्ठा नहीं करते। आप अदादो शुमार की बुनियाद के ऊपर आप आज से 20 साल पहले 2000 और 6-7 का साल निकाल लीजिए। मैंने एक ग्राफ भी शायद आपको भेजा है। आज से 20 साल पहले 1000 अरब का हद रखा गया था टैक्स कलेक्शन के लिए, 1 ट्रिलियन या 1000 बिलियन। और पिछले साल हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि 14,000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया गया है। तो एफबीआर ने मेरे नजदीक अदादो शुमार की बुनियाद के ऊपर जो कमाल कर दिखाया है, 1000 अरब से 14,000 अरब पे हम पहुंच गए। अभी भी हम अगर एफबीआर को ब्लेम करते रहें तो मुझे हुकूमत का कोई और इदारा, कोई और डिपार्टमेंट ऐसा बता दीजिए जिसने एफबीआर जैसी जो है कारकर्दगी की हो। देखिए यहाँ प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन की है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत वो टैक्स देता है, वो टैक्स के जाल में फंसा हुआ है। नो डाउट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के इखराजात और हुकूमत के नुकसानात इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आप जितनी भी स्पीड से कर ले टैक्स कलेक्शन, वो इखराजात और नुकसानात पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ बीमारी दिल की है, इलाज जिगर का किया जा रहा है, तो वो बीमार जो है मईशत वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होगी अगर आप गलत जो ऑर्गन है उसका इलाज करते जाए। नहीं, पर मेरी बात सुने, अब तो हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना, हमने पीआईए से जान छुड़ा ली, बाकी चीज़ें बेच रहे हैं। आप लॉस एंटिटीज़ की ही बात कर रहे हैं ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो लॉस में हैं कि उनका ले ऑफ किया जाए। क्या उनके ले ऑफ करने से पाकिस्तान वाइबल हो जाएगा? मुजम्मिल साहब, 3 बड़ी मोटी फिगर्स, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, इस साल हुकूमत के वजीर खजाना नेशनल असेंबली की फ्लोर पे खड़े होंगे और वो कहेंगे कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान 15-16 हज़ार अरब की आमदन टैक्सेस इकट्ठे करेगी।
यकीन कीजिए उसके कोई 2 मिनट के बाद हमें ये बताया जाएगा कि उसमें से 8,000 अरब जो हैं वो हमने मुख्तस कर दिए हैं सूद की मद में, और 8,000 अरब जो है वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बांटना है। अब आप मुझे बताइए कि 16,000 की आमदन 8,000 सूद में निकल गया, 8,000 कानूनी और आईनी जिम्मेदारी है जो आपने सूबों को बांटनी है, तो विफाकी हुकूमत हो गई 0। अभी इसके अलावा कोई 100 से जायद विफाकी हुकूमत के अखराजात करना जो है वो बाकी हैं। शिकें जो हैं उनके ऊपर आप पाबंद रहेंगे तो बजट नहीं बन सकता, वो अलिफ लैला की जैसे मैंने कहा कहानी ही रहेगी। फिर वफाकी हुकूमत तो लेवी पे चलेगी ना, फिर पेट्रोल पंप चलाएगा पूरी रियासत पूरी, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वफाकी हुकूमत तो लेवी पे चलेगी। नहीं, बहुत ऑप्शन है इसके अलावा। देखिए इस वक्त ये हो रहा है कि एक हुकूमत जो है वो बन गई है कर्जा लेने की मशीन, और 4 हुकूमतें जो बन गई हैं वो करती हैं खर्चा खर्चा खर्चा। तो इस तरह तो फेडरेशन नहीं चल सकती कि एक हुकूमत कर्जे की मशीन बन जाए। अब आप सोचिए कि सन 2010 में जो हमारा कौमी कर्जा था वो 10 ट्रिलियन रुपीस का था, 10,000 अरब का। आज वो लगभग 100,000 अरब पे पहुंच रहा है, 100 ट्रिलियन रुपीस पे, 97 पे पहुंच चुका है। ये सब कमालात हैं 18वीं तरमीम के। वफाकी हुकूमत एक कर्जे की मशीन बन गई, वो कर्जा उठाई चली जा रही है, उठाई चली जा रही है। 10,000 अरब था जिस दिन या जिस साल 18वीं तरमीम आई थी, आज वो 97 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच गया है। सूबे पैसे लिए चले जा रहे हैं, खर्चा किए चले जा रहे हैं। ये फेडरेशन का काम नहीं है कि फेडरेशन के पास सिर्फ बिल आते हैं और सारे चेक्स जो हैं वो पड़े हैं सूबों के पास। तो इस तरह फेडरेशन आगे नहीं चलता। ठीक है फारूक साहब, लाइन पर ही मौजूद रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बजट की हो रही है, क्या बजट फ्रेंडली होगा, आवाम के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, IMF की शर्तें मजीद सख्त से सख्त होती चली जा रही हैं। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। बजट से आगे चलता हूँ। ये पाकिस्तान ने को पांडा बॉन्ड जारी किया है चाइनीज़ मार्केट में, कहते हैं बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और बड़ी फतह है हमारी कि हम इतनी बड़ी कैपिटल मार्केट में पहुँच गए हैं और ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है पांडा मार्केट से हमें। आपने क्या देखा इसको? देखिए मैं ये कहता हूँ कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पहला कदम उठाया है। इसका सिंबॉलिक वैल्यू बहुत है। अब आप सिंबॉलिक में इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान को लगभग 25 से 26 अरब डॉलर चाहिए होंगे अगले 12 महीनों में, और ये पैंडा बॉन्ड के थ्रू हमने रेज किया है 250 मिलियन। तो यानी ये 25-26 बिलियन के सामने हमने 250 मिलियन पैंडा बॉन्ड से रेज कर लिया है। तो इसका मतलब है कि कोई क्वांटिटेटिवली इसकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं। इससे इसका सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि हम डाइवर्सिफाई हो गए। पहले हम जो सुकों की मार्केट में या हम यूरोप बॉन्ड की मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा हमारा इन्हिसार था, वो कदरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि पहले हम 100% उसके ऊपर इन्हिसार रखते थे, अब उसमें से 250 मिलियन जो है वो हमने पैंडा बॉन्ड की शक्ल में चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं वहां से रेज कर लिया है। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। वो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो पोटेंशियल 1-1.5 बिलियन का है, आगे हम और रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप देख रहे हैं इसका। ये मेरी दुआ है और रेज करें और इन्हिसार जो है वो यूरो बॉन्ड्स के ऊपर और डॉलर की करेंसी के ऊपर मजीद कम हो जाए। और ये जो अब कहा जा रहा है कि ये कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि हमने तो बजट $70 पेट्रोल की प्राइस पे बनाया होता है, तो इस वक्त $105 पे चल रहा है। अगर ये जंग अगले 6 माह और चलती है तो फिर क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे? देखिए ये बहुत बड़ा अगर है। इसका जवाब जो है बजाय इसके कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत से आपके सामने रखूं कि मैं क्या सोच रहा हूं, मार्केट्स क्या इसका जवाब दे रही हैं कि ये जंग कितनी लंबी चलनी है और बैरल की कीमत क्या रहेगी।
उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स मार्केट, जिसमें तेल फ्यूचर में आप खरीद सकते हैं। इस वक्त जो एक बैरल तेल है जिसकी डिलीवरी है जनवरी 2027 में, वो $62 का चल रहा है। यानी कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आज अगर एक बैरल तेल खरीदना चाहें जिसकी डिलीवरी जनवरी 2027 में होगी, तो वो $62 का वो तेल का बैरल खरीद सकते हैं। तो ये फ्यूचर्स की जो तेल की मार्केट है, वो ये पैगाम दे रही है कि ये जंग ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, और जो तेल की कीमत है वो जो आज 105 110 आप बता रहे हैं, वहाँ रहने वाली नहीं है, वो बड़ी तेजी से नीचे आएगी। और ये अब आपको क्या लगता है, हमारे काइबोर और ऊपर जाएगा या काइबोर नीचे आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक इस वक्त एक ऐसा इदारा है हुकूमत पाकिस्तान के मातहत जो अदाद व शुमार की बुनियाद के ऊपर अपनी फैसला साजी करता है। बहुत बाकी मुझे कोई और इदारा ऐसा नज़र नहीं आता। ये जैसे हमारी इन्फ्लेशन हिट कर रही है, जो अगर SPI जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो लगभग 15% हिट कर रही है। तो जब अगर तो स्टेट बैंक जो है वो अपनी शरई सूद रेट ऑफ इन्फ्लेशन से नीचे रखती है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सेविंग्स से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टर सेक्टर में जाती हैं। तो अगर सेविंग खत्म हो जाएंगी तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्टेट बैंक का ये फैसला करना कि 100% या 1 परसेंटेज पॉइंट से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त है। वो कंट्रोल करने के लिए फैसला है। वो पैगाम है हुकूमत के लिए कि भाई ये महंगाई की शरह को किस तरह नीचे लेके आए, वरना जो है वो महंगाई सब लोगों की तनख्वाह भी खा जाएगी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मईशत के पहिए को जाम भी कर देगी। पर कह रहे हैं अगले साल तो महंगाई को 8% के हिसाब से रहेगी, जो फोरकास्ट आ रहा है वो तो 8% का आ रहा है। देखिए, ये हुकूमत का करना है। अभी जो हम पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे थे, अगर पेट्रोलियम लेवी को पिछले 4 सालों में, आप यकीन कीजिए कि 2022 में 10 रुपए फी लीटर हुआ करता था पेट्रोलियम लेवी, आज हम इसको ले गए हैं 117 रुपए पे, और इसकी टॉप सीलिंग जो है वो आईनी कानूनी तौर पे खत्म कर दी गई। तो हम पेट्रोलियम लेवी को जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह है, उसका एक स्ट्रक्चरल हिस्सा बना दिया हमने। यानी कि हुकूमत जो है वो महंगाई को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, उसको परमानेंट आपकी और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बना दिया है। जब से ये पेट्रोलियम लेवी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब पेट्रोलियम लेवी बढ़ता है तो आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत इसके अंदर नजर नहीं आती, इसके अंदर फिर आपकी जो सब्जियों की कीमत है, इसके अंदर प्याज की कीमत है, इसके अंदर पूरा किचन का जो बजट है वो भी बढ़ जाता है। नतीजा हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप हुकूमत के अपने अदाद शुमार पे जाएं, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स बताता है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 30% आटे की कीमत में इजाफा है, 42% प्याज की कीमत में इजाफा है। किचन के जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और मुझे खदशा ये है कि अगर पेट्रोलियम लेवी पे हुकूमत पाकिस्तान का इतना इन्हिसार रहता है तो फिर ये इंस्टीट्यूशनलाइज महंगाई हो जाएगी। नहीं तो पर आप भी ये देखते हैं कि अगले साल महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रहेगी, कुछ लोग कह रहे हैं सिंगल डिजिट से ऊपर चली जाएगी। मुज़म्मिल साहब, मुश्किल है इस वक्त कुछ भी कहना। बहुत हद तक वो डिपेंड करता है कि जो हमारे इनपुट्स हैं, जिसमें तेल है, गैस है और कोयला है, किसी हद तक उनकी कीमतें आलमी मंडियों में क्या करती हैं। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो अगला बजट है ये ज़्यादा सख्त होगा बनिस्बत, ये एक्सपेक्ट करना कि रिलीफ होगा, क्योंकि IMF की कंडीशंस पहले से ज़्यादा सख्त हैं पिछले साल की निस्बत। देखिए मुज़म्मिल साहब, मैंने आपके सामने रखा, एक इदारा है, एक हुकूमत है जिसकी 16,000 अरब की आमदन है, 8,000 अरब जो है वो सूद की मद में, और 8,000 अरब जो है वो सूदों की मद, बाकी कुछ बचता नहीं। अगर आप और मैं ये तवक्को लगा बैठें कि एक भिखारी जो है उससे हमें कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा, माली फ़ायदा पहुंच जाएगा, तो फिर ये आपकी और मेरी गलती। तो फिर ये इनकम टैक्स स्लैब्स कैसे कम करेंगे, जो हम तवक्को लगा के बैठे हैं सैलरी स्ट्रक्चर, फिर तो वो भी नहीं मुमकिन नज़र आ रहा है।
देखिए वो मुमकिन नजर आ रहा है पेट्रोलियम लेवी की मद के ऊपर। कहा जा रहा है कि 1700 अरब तक लेके जाया जाएगा पेट्रोलियम लेवी को, जो इस वक्त इस साल 1400 अरब की उसकी अमाउंट जो है वो बताई जाती है। ये तरीका कार जो है हुकूमत चलाने का, ये दुरुस्त नहीं। जब तक 18वीं तरमीम का मामला कुछ हल नहीं होता, जब तक ये जो बुनियादी इशू है कि एक हुकूमत कर्जा लेती है और 4 हुकूमतें दबा के जो है वो उसका खर्चा करती हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जब तक ये पांचों की पांचों हुकूमतें जो हैं ये जिम्मेदारी और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये फेडरेशन जो है ये कमजोर से कमजोर होती चली जाएगी। तो आप तो करप्शन भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, बात कर रहे हैं। आप तो फिर कह रहे हैं कि फौरी तौर पे 28वीं तरमीम लाके एनएफसी का फॉर्मूला चेंज किया जाए। देखिए मैंने आपसे अर्ज किया कि 2010 में मुल्क के ऊपर 10,000 अरब का कर्जा था, आज वो 97,000 पे चला गया है। अगर तो इसी एनएफसी के की पॉलिसीज के ऊपर अमल करना है तो फिर तो ये कर्जे की कोई लिमिट नहीं। अगर 10 गुना फ्रॉम 10 ट्रिलियन टू 97 ट्रिलियन बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी जो आपने कानून और आइन में तरमीम की थी 2010 में, उसका नतीजा ये आपके सामने है। अगर इससे कोई सबक सीखना चाहते हैं तो बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका भी, मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।